नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिना टाइम्स। दोस्तों, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती है। उस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और देश के कई और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 81वीं जयंती है, जिसे आज पूरे देश में सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन पूरा गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी को याद कर भावुक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर राजीव गांधी की तस्वीर पोस्ट करते हुए कुछ भावुक बातें लिखी। उन्होंने लिखा, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, जहां सद्भावना हो, लोकतंत्र और संविधान से देश मजबूती से खड़ा हो। पापा, आपके देखे इस सपने को पूरा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। सिर्फ राहुल ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी इस पल में कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वहीं खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, आज सद्भावना दिवस के मौके पर हम राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। वो एक ऐसे उत्कृष्ट नेता थे जिन्होंने करोड़ों लोगों में उम्मीद जगाई और भारत को 21वीं सदी में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की विरासत का उदाहरण भारत के लिए उनकी अनगिनत उपलब्धियां हैं, जिनसे देश में बड़े और परिवर्तनकारी बदलाव आए। इस अवसर पर देश भर के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें वीर भूमि में बनी उनकी समाधि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके महान योगदान को याद किया। बता दें कि एक और राहुल गांधी केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की मुहिम छेड़े हुए हैं। इन कदमों को राहुल गांधी शुरुआत से ही राजीव गांधी के उन सपनों से जोड़कर देखते हैं जो कभी उन्होंने इस देश के लिए देखे थे। अक्सर देखा जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंच से लेकर संसद तक अपने पिता की शहादत को याद किया करते हैं। बता दें कि युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता भी कहा जाता था। 40वें साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। चलिए, अब हम अपनी बात पर आते हैं। अब सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिस कानून के तहत जिस मर्जी को जिस समय उठाया जाएगा और उसे अगर 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह नियम माननीयों के लिए बनाया जा रहा है। यानी जो विपक्ष का मंत्री बने होगा, विपक्ष का मुख्यमंत्री होगा, विपक्ष का कोई भी होगा जो ओहदे पर, उसका 1 महीने के अंदर उस पद से ऑटोमेटिकली इस्तीफा हो जाएगा। कुछ ऐसे हालात इस देश में पैदा करना चाहते हैं माननीय हमारे गृह मंत्री कि कोई भी दूसरी पार्टी कुछ कर ही ना पाए। इनके साथ जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जिनके ऊपर ये बाकायदा डायरी छाप देते हैं एक पानी का घोटाले में। उसके अलावा उसमें शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हों और ढेरों ऐसे नेता जिनका की रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने घोटाले किए हैं, परंतु जैसे ही ये बीजेपी में चले जाते हैं या बीजेपी के सपोर्ट में आ जाते हैं तो उनके सारे वो पाप धुल जाते हैं। परंतु अब उन्हीं पापों को जो विपक्ष पर लगाती है बीजेपी और ईडी, सीबीआई, उन पापों को अपनों को दुरुस्त करने के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं कि एक कानून जो 130वां संशोधन है संविधान का, उसमें लाया जा रहा है कि कोई भी अगर मुख्यमंत्री है या मंत्री है, उसके ऊपर कोई आरोप लग गया कि ये भ्रष्टाचारी है या इसका कोई भी इस तरह का
कांड किया जिसमें 7 साल तक की सजा है और 1 महीने उसकी कोर्ट जमानत नहीं देता है, तो उसका वो मंत्रिमंडल पद, मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इनकम टैक्स की रेट डालो, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसी कड़ी धाराओं में फंसाओ, उसके बाद जेल में भेज दो, 30 दिन तक जमानत न मिलने दो, मुख्यमंत्री अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। और बिल पारित हो गया तो केंद्र सरकार को यह अतिरिक्त ताकत मिल जाएगी कि वो किसी भी मुख्यमंत्री या उनकी कैबिनेट के किसी भी सदस्य को हटा सके। कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूरा राज्य का दर्जा वापस देगी, लेकिन यह नया बिल बिल्कुल उल्टी दिशा में चला गया है। इसके जरिए केंद्र सरकार ने अपने पास पहले से भी ज्यादा प्रशासनिक ताकत जुटा ली है और चुनी हुई केंद्र शासित प्रदेश सरकार के मुकाबले जम्मू कश्मीर पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। हमारे पास कई उदाहरण हैं कि किस तरह से फर्जी तरीके से नेताओं को जेल में डाला गया। सत्येंद्र जैन बेचारे जेल में जाते गए, मरते मरते बचे हैं वो। उसके अलावा मनीष सिसोदिया है, उसके अलावा संजय सिंह है, केजरीवाल है, उसके अलावा वो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन। ऐसे उदाहरण हैं जिनको फर्जी तरीके से फंसाया गया, एक एफिडेविट के आधार पर उन्हें जेल भेजा गया और उसी एफिडेविट में वो 2.5 महीने, और सत्येंद्र जैन तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल तक जेल में रहे थे। तो ये एक नया षड्यंत्र देश की राजनीति को खत्म करने के लिए और इस लोकतंत्र में जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको खत्म करने के लिए ये एक नया कानून लाए। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों हेमंत विश्व शर्मा ने 2 पत्रकारों, एक पत्रकार करण थापर उनमें थे, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया और कहा कि इस तरह से आप किसी के ऊपर भी इस तरह का मुकदमा नहीं लगा सकते। परंतु बीएनएस की धाराओं में एक बार फिर से उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है। इस पर आ रहा है सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेट डालो, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसी कड़ी धाराओं में फंसाओ, उसके बाद जेल में भेज दो, 30 दिन तक जमानत न मिलने दो, मुख्यमंत्री अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, मुख्यमंत्री सस्पेंड हो गया तो सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी अक्सर सरकारें गिराती रही और हमारे सामने ढेरों मिसाल है। वाकई दोस्तों, सोचकर सिहरन पैदा होती है कि ये नीडेड अमित शाह बिल टू लेट गवर्नर्स सैक सीएम मिनिस्टर्स आफ्टर 30 days इन जेल, यानी गवर्नर जो हैं वो एक मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं अगर वो 30 दिन तक जेल में रहा। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। मंगलवार शाम यानी 19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखकर बताया कि वो बुधवार 20 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, सरकार केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 पेश करने वाले हैं। यह जानकारी वायर को पता चली है। राज्यों के गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह ताकत मिलेगी कि अगर कोई मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री 30 दिन तक जेल में बंद रहे तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा, भले ही दोष साबित ना हुआ हो। यही नियम प्रधानमंत्री पर लागू होगा, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को उसे हटाने का अधिकार होगा। लेकिन असल में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसियां अपने ही प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके 30 दिन तक जेल भेज दें, यह लगभग ना के बराबर है और इसकी संभावना शून्य है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए, क्योंकि अब तो लोग जो अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 30 दिन तक किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर हिरासत में रहे और वो अपराध ऐसा हो जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उसे राष्ट्रपति अपने पद से हटा देंगे, बशर्ते कि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक इसकी सलाह राष्ट्रपति को दें। शर्त यह है
अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक ऐसी सलाह राष्ट्रपति को नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वो व्यक्ति अपने आप मंत्री पद से हट जाएगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यह संशोधन पारित हो जाता, अरे राजद्रोह के मामलों पर रोक लगाई और कहा कि इस औपनिवेशिक कानून को खत्म किया जाए। फिर दिसंबर 2024 पुराने राजद्रोह कानून की जगह भारतीय दंड संहिता में उससे भी ज्यादा सख्त कानून डाल दिया गया। अगस्त 2025 द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को असम पुलिस ने नए राजद्रोह कानून के तहत तलब किया। देश के हालात किसी भी तरह से सुधरे ना, हर व्यक्ति टेंशन में रहे, हर व्यक्ति के सामने कुछ ना कुछ हो, इसीलिए इस खतरनाक कानून को लाया जा रहा है। अगर वायर की रिपोर्ट देखी जाए तो शाम यानी 19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखकर बताया कि वो बुधवार 20 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, सरकार केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 पेश करने वाले हैं। यह जानकारी वायर को पता चली है। तहत राज्यों के गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह ताकत मिलेगी कि अगर कोई मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री 30 दिन तक जेल में बंद रहे तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा, भले ही दोष साबित ना हुआ हो। यही नियम प्रधानमंत्री पर लागू होगा, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को उसे हटाने का अधिकार होगा। लेकिन असल में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसियां अपने ही प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके 30 दिन तक जेल भेज दें, यह लगभग न के बराबर है और इसकी संभावना शून्य है। साल के दौरान लगातार 30 दिन तक किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर हिरासत में रहे और वो अपराध ऐसा हो जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उसे राष्ट्रपति अपने पद से हटा देंगे, बशर्ते कि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक इसकी सलाह राष्ट्रपति को दें। शर्त यह है, अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक ऐसी सलाह राष्ट्रपति को नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वो व्यक्ति अपने आप मंत्री पद से हट जाएगा। अब नीतीश और नायडू क्या करेंगे? क्या इस कानून को सपोर्ट करेंगे? क्या नीतीश और नायडू ये नहीं समझ रहे कि उनके साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है अगर उन्होंने आंखें दिखाई तो? सोच के देखिए। खैर, इसका सबसे खतरनाक जो क्लॉज है वो क्या है, उस खतरनाक क्लॉज को आप एक बार देखिए। तो अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 30 दिन तक किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर हिरासत में रहे और वो अपराध ऐसा हो जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उसे राष्ट्रपति अपने पद से हटा देंगे, बशर्ते कि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक इसकी सलाह राष्ट्रपति को दें। शर्त यह है, अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक ऐसी सलाह राष्ट्रपति को नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वो व्यक्ति अपने आप मंत्री पद से हट जाएगा। इस पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। गौरव गोगोई ने इस बिल को किसानों की तरह काला कानून बताया है। बराबर है, गौरव गोगोई कह रहे हैं कि इसका मकसद इस वक्त स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर राहुल गांधी जो वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं उससे ध्यान भटकाना है। चुनाव आयोग की हरकतें, खासतौर से जो हरकतें की हैं ज्ञानेश गुप्ता ने, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा गौरव गोगोई कह रहे हैं। कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के लीगल हेड है, उन्होंने खतरनाक चक्र है, व्हाट अ विशियस सर्कल। गिरफ्तारी की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं होती, विपक्ष के नेताओं की धड़ाधड़ और बेवजह गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब नया प्रस्तावित कानून कहता है कि किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी होते ही तुरंत हटा दिया जाएगा। विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका है कि पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लें और चुनाव में हराने में नाकाम होने के बावजूद मनमानी गिरफ्तारी करके उन्हें पद से हटा दो और सत्ता पक्ष के किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को कभी हाथ तक नहीं लगाया जाता। ममता बनर्जी के भतीजे ने, अभिषेक बनर्जी ने इस कानून को लेकर अपनी टिप्पणी की है। विपक्ष की सरकारें भी इस बिल को लेकर हमलावर मोड में हैं।
सुनिए क्या कह रहे हैं टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी। केंद्र सरकार के पास विपक्षी पार्टियों और पूरे देश का समर्थन होने के बावजूद पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वापस लेने का हौसला नहीं है। बड़े बड़े भाषण और खोखले नारे तो देती है, लेकिन जब बात आती है भारत की संप्रभुता बचाने, सीमाओं की रक्षा करने और दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की, तो इसमें असली इच्छा शक्ति नजर ही नहीं आती। संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की जगह यह सरकार सिर्फ पावर, पैसा और कंट्रोल बटोरने में लगी हुई है, वो भी बिना किसी जवाबदेही के। अभिषेक बैनर्जी आगे कहते हैं, हम इस तानाशाही रवैये की सख्त निंदा करते हैं और इस काले संवैधानिक संशोधन बिल का विरोध करते हैं। भारत सरकार लोगों को राहत देने, किसान, मजदूरों, गरीबों के विकास पर काम करने के बजाय देश की संप्रभुता की रक्षा करने के अपने फर्ज में पूरी तरह नाकाम रही है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके SIR लागू करने में नाकाम होने के बाद अब सरकार ने अपना दूसरा E यानी ED को एक्टिव कर लिया है, ताकि ऐसे कानून लाएं जो विपक्षी नेताओं को टारगेट करें, लोकतंत्र को कुचलें और राज्य सरकारें गिराकर जनता के जनादेश के साथ खिलवाड़ करें। अभिषेक बैनर्जी आगे कहते हैं, गांधी और अंबेडकर के आदर्शों पर खड़ा भारत अपनी आत्मा को तानाशाहों और सत्ता के भूखे शासकों के हाथों गिरवी नहीं रखेगा। मैं यहां यह नहीं कहता कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई नेता अपराधी नहीं है, परंतु इन कानूनों का दुरुपयोग केवल विपक्ष के लिए होगा। वैसे भी अमित शाह बोलते हैं कि आपका 20 साल तक सरकार में आने का कोई ढंग दिखाई नहीं देता। ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले या कोई चांस नहीं है, इस तरह की बात अमित शाह बोलते थे। तो क्या 20 साल के बाद भी और आगे जाने के लिए ये इस तरह के कानून लाने का प्रयास अमित शाह कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। जब विपक्ष को ही इस तरह से खत्म किया जाएगा, अगर सांसद को भेज दिया 1 महीने में उसकी सांसदी खत्म हो जाएगी, अगर विधायक को भेज दिया उसकी 1 महीने में विधायकी खत्म हो जाएगी, और अगर मुख्यमंत्री को भेज दिया तो वो मुख्यमंत्री से ऑटोमेटिक हट जाएगा। सोचने वाली बात है। अगर इस तरह के कानून और इस तरह के काम इस देश में होने लग जाएंगे तो देश एक बार फिर से राजतंत्र की तरफ चला जाएगा। एक तरफ जहां तेजस्वी और राहुल गांधी उस जो अधिकार, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं उस पर लगे हुए हैं, अब दूसरी तरफ ये नया कानून लाकर कहीं ना कहीं ध्यान को बांटने का प्रयास किया जा रहा है कि वहां से ध्यान हटे, ये यहां आ जाए। विपक्ष है, विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, अगर विपक्ष है तो लोकतंत्र है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपसे भी बोलता हूं कि कई बार इन चीजों का आप भी विरोध करिए, आप अंधभक्ति करिए, मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से, परंतु जो आप ये भी देख लीजिए कि ईडी सीबीआई ने पिछले 11 साल में 125 विपक्षी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। 125 नेताओं के खिलाफ, जिनमें से कई जेल में भी रह के आ गए, परंतु कन्विक्शन रेट 0.01% का है, यानी सजा केवल 0.01% को मिली है। आप खुद सोचिए, जब इस तरह का कार्रवाई होगी, जब इस तरह की जांच होगी, ये जांच केवल सरकार को बचाने के लिए और सरकार के साथ बुलाने के लिए इस तरह से की जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार के खिलाफ ना बोलो, कुछ नहीं होगा, पत्रकार कुछ ना बोले, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, जो बोलेगा उसकी कुंडी खुलेगी, ये तय है। कुंडी सीबीआई खोलेगी, ईडी खोलेगी, कोई भी खोलेगा, खोलेगा। अब बोलना भी पड़ेगा, लोकतंत्र है तो बोलने की आजादी भी है, परंतु ऐसी आजादी का अब कोई महत्व नहीं है जहां आपकी आवाज को मीडिया के माध्यम से दबा दिया जाए। आप ये भी जान लीजिए कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी कितनी रह गई है। आप मीडिया में कितनी खबरें देखते हैं जो आपके मतलब की है, और कितनी खबरें ऐसी हैं जो केवल सरकार को बचाने के लिए होती है। सोचकर देखिए कभी आप। अंधभक्ति अच्छी चीज नहीं है, आप भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। खबर अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।